नमस्ते। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी नाम तो सबने सुना है, पर कभी सोचा है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स इससे लड़ते हैं वो इसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी डिटेल्स आखिर याद कैसे रखते हैं? चलिए आज हम उनकी सीक्रेट प्लेबुक के पन्नों को पलट कर देखते हैं। सोचने वाली बात है। इतनी सारी जानकारी, लाखों फैक्ट्स, आखिर कोई एक पूरी मेडिकल टेक्स्ट बुक याद कैसे रखता है? इसका जवाब है कुछ बहुत ही क्लेवर मेमोरी हैक्स में। आज हम टीबी को ठीक वैसे ही समझेंगे जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स इसे याद रखते हैं, यानी आसान शॉर्टकट्स मेमोनिक्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई में सबसे पहले दुश्मन को समझना जरूरी होता है। तो सवाल यह है कि टीबी का बैक्टीरिया आखिर फैलता कैसे है? टीबी फैलने का जो सबसे मेन तरीका है उसे कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब कोई मरीज जिसके बलगम यानी स्प्यूटम में टीबी के जर्म्स हैं और वो खांसता, छींकता या बस बोलता भी है, तो हवा में लाखों छोटी छोटी बूंदें फैल जाती हैं और इन्हीं बूंदों से बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे तक सफर करता है। और इसको याद रखने के लिए है हमारा पहला मेमोरी हैक, एक सिंपल सा निमोनिक CST। C से कॉफिंग, S स्नीजिंग और T से टॉकिंग। CST, बस इतना याद रखिए। CST मतलब टीबी, सिंपल। लेकिन जितना जरूरी ये जानना है कि टीबी कैसे फैलता है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि ये कैसे नहीं फैलता। बहुत सारी गलतफहमियां हैं इसको लेकर, पर सच तो ये है कि टीबी मरीज के साथ बर्तन इस्तेमाल करने, कपड़े शेयर करने या उनकी चीजें छूने से बिल्कुल नहीं फैलता। ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, छूने से नहीं। और इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए भी एक निमोनिक है, वो है UCA। U से यूटेंसिल्स, C से क्लोथ्स और A से आर्टिकल्स। तो UCA से टीबी नहीं होता। बहुत आसान है। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इन्फेक्शन होने से लेकर बीमारी के लक्षण दिखने तक का टाइम। टीबी के केस में ये काफी लंबा हो सकता है। हम महीनों की बल्कि सालों की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे याद रखें? इसके लिए एक बड़ा ही मजेदार सा इंग्लिश मेमोनिक है। टीबी मतलब टाइम बहुत। तो हमने ये तो जान लिया कि बीमारी फैलती कैसे है। अब इसको कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी क्या है? ये एक दो प्रॉन्ग्ड प्लान है। चलिए देखते हैं। टीबी को कंट्रोल करने के दो मेन पिलर्स हैं। एक है क्यूरेटिव यानी इलाज। इसका पूरा फोकस उन लोगों पर होता है जो ऑलरेडी बीमार हैं, उन्हें ढूंढना और उनका पूरा इलाज करना। और दूसरा पिलर है प्रिवेंटिव यानी रोकथाम। इसका मकसद है बीमारी को शुरू होने से ही रोक देना, और इसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार है BCG वैक्सीन। और इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक झटके में याद रखने का मेमोनिक है CP। C फॉर क्योर यानी इलाज और P फॉर प्रिवेंट यानी रोकथाम। सिंपल। तो चलिए क्यूरेटिव स्ट्रैटेजी के पहले हिस्से को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, जिसे कहते हैं केस फाइंडिंग, यानी आबादी में छुपे हुए टीबी के केसेस को आखिर ढूंढा कैसे जाता है। केस फाइंडिंग का जो मेन गोल है उसके लिए निमोनिक है ES। E से अर्ली डिटेक्शन यानी जितनी जल्दी हो सके पता लगाना, और S से स्प्यूटम पॉजिटिव केसेस को ढूंढना। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले देखा, यही वो मरीज हैं जो खांसने और छींकने से बीमारी को सबसे ज्यादा फैलाते हैं। तो किन लोगों पर ध्यान देना है? इसके लिए एक और निमोनिक है CFCL। C से कफ यानी 2 हफ्तों से ज्यादा लंबी खांसी। F से फीवर यानी बुखार। C से चेस्ट पेन, सीने में दर्द। और L से लिम्फ नोड स्वेलिंग यानी गले या बगल की गांठों में सूजन। अगर ये लक्षण हैं तो जांच जरूरी है। अच्छा, तो जब कोई ऐसा मरीज मिल जाता है जिसमें ये लक्षण दिख रहे हैं, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है डायग्नोसिस, मतलब इस बात की पुष्टि करना कि टीबी है या नहीं। तो इसके लिए क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं? डायग्नोसिस के लिए 3 मेन टूल्स हैं। सबसे पहला और सबसे आम है स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी यानी बलगम की जांच माइक्रोस्कोप के नीचे। दूसरा है चेस्ट एक्सरे, जो सीधे फेफड़ों की तस्वीर लेकर दिखाता है कि अंदर क्या चल रहा है। ये खासकर बच्चों में या उन केसेस में जरूरी होता है जहां बलगम टेस्ट नेगेटिव आए। और तीसरा है स्प्यूटम कल्चर, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें बैक्टीरिया को लैब में ग्रो किया जाता है, इसलिए ये सबसे सटीक है। पर हाँ, ये महंगा भी है और इसमें टाइम भी लगता है। तो स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है? इसका जवाब इसके मेमोनिक में है
CSR, C यानी चीप, ये सस्ता है, S यानी सिंपल, इसे करना आसान है, और R यानी रिलायबल, ये भरोसेमंद है। हाँ, ये 100% परफेक्ट नहीं है, कभी कभी गलत नतीजे भी दे सकता है, लेकिन शुरुआती जांच के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। अब हम अपनी स्ट्रैटेजी के दूसरे पिलर पर चलते हैं, यानी रोकथाम, प्रिवेंशन। और इसका सबसे बड़ा हथियार, इसकी ढाल है BCG वैक्सीन। इस वैक्सीन का आखिर मकसद क्या है? इसे 3P निमोनिक से समझते हैं। पहला P है प्राइमरी इन्फेक्शन को रोकना, दूसरा P है बचपन में होने वाली गंभीर टीबी से प्रोटेक्शन, और तीसरा P है पीडियाट्रिक टीबी मेनिंजाइटिस को रोकना, यानी बच्चों के दिमाग में होने वाली टीबी जो बहुत खतरनाक होती है। तो आखिर ये वैक्सीन है क्या? ये एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मतलब इसमें टीबी के जिंदा लेकिन बहुत कमजोर किए गए बैक्टीरिया होते हैं ताकि शरीर उनसे लड़ना सीख सकें। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये गाय में पाए जाने वाले टीबी स्ट्रेन से बना है। इसको याद रखना तो बहुत ही आसान है। इसका निमोनिक है लाइव काओ वैक्सीन। इस वैक्सीन को लगाने का भी एक सटीक प्रोटोकॉल है। साइट यानी जगह हमेशा होती है लेफ्ट डेल्टॉइड, मतलब बाएं कंधे का ऊपरी हिस्सा, और रूट यानी तरीका है इंट्राडर्मल। इसका मतलब है कि इंजेक्शन को स्किन की बस ऊपरी लेयर में लगाया जाता है, मसल में अंदर तक नहीं। अब इन दोनों चीजों को याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक है लिड, L से लेफ्ट और ID से इंट्राडर्मल, लिड। तो ये पूरी प्लेबुक, पूरी स्ट्रैटेजी एक सिंपल सी कहानी में समा जाती है। एक मरीज खांसता है, हवा में बूंदें फैलती हैं और लोगों को टीबी हो जाता है। डॉक्टर कहता है बलगम को जल्दी टेस्ट करो, स्मीयर से पकड़ो और BCG वैक्सीन से बचाओ। हमने देखा कि कैसे मेमोनिक्स और मेमोरी हैक्स एक मुश्किल टॉपिक को कितना आसान बना सकते हैं। लेकिन आखिरी सवाल ये है, ज्ञान को सरल बनाना एक बात है, पर क्या ये तरीके एक वैश्विक बीमारी के खिलाफ जमीनी लड़ाई है, उसे भी सरल बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए।